नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 के बाद पहली बार चीन के तियानजिन पहुंचे और रविवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में मोदी ने कहा कि उनका चीन में गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसके लिए उन्होंने शी जिनपिंग का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि पिछली बार रूस के कजान में दोनों नेताओं की चर्चा बहुत सार्थक रही थी और उसके बाद भारत और चीन संबंधों में सकारात्मक दिशा आई है। मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनी हुई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से चालू हो रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और चीन के सहयोग से 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हैं और दोनों देश अपने संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में कहा कि ड्रैगन और हाथी का साथ आना बहुत जरूरी है। शी जिनपिंग ने बताया कि दुनिया तेजी से बदलाव की ओर बढ़ रही है और भारत और चीन दुनिया की दो सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। दोनों देश सबसे अधिक जनसंख्या वाले हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा भी हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का दोस्त बने रहना, अच्छे पड़ोसी होना और सहयोग बनाए रखना जरूरी है। चीन के तियानजिन में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जून 2020 में गलवान घाटी में चीन की आक्रामकता के दौरान 20 भारतीय जवानों ने जान गंवाई, लेकिन 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि क्या न्यू नॉर्मल चीनी आक्रामकता और हमारी सरकार की कायरता से परिभाषित होगा। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से भी इस पर टिप्पणी की गई कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा था। प्रधानमंत्री मोदी की चीन की यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भाजपा के आत्मनिर्भर और स्वदेशी दावे के बावजूद चीन पर भारत की निर्भरता बढ़ रही है, जिससे उद्योग, कारखाने और व्यापार प्रभावित हो रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। अखिलेश ने भाजपा की चीन नीति को 10 बिंदु क्रोनोलॉजी भी दी। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि भाजपा चीनी चाल की क्रोनोलॉजी समझे। पहले चीन अपना माल भारत के बाजारों में भर देगा, इससे चीन पर निर्भरता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी हर गलत हरकत को नजरअंदाज करने के लिए भाजपाई मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद चीन हमारे उत्पादों और उद्योगों को धीरे धीरे बंद करवाने की कगार तक ले जाएगा। उसके बाद मनमाने दाम पर हर चीज सप्लाई करेगा और फिर महंगाई बेरोजगारी बढ़ाएगा। फिर जब महंगाई बेरोजगारी अधिक होगी तो सरकार के खिलाफ आक्रोश भी कई गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद दूसरों के सहारे चल रही बिना बहुमत की भाजपा की सरकार और भी कमजोर होकर लड़खड़ा जाएगी और खुद ही लड़खड़ाती भाजपा की सरकार चीन के अतिक्रमण को चुनौती नहीं दे पाएगी। फिर हमारी भूमि पर चीन अपना कब्जा और बढ़ाएगा। उसके बाद भाजपा दोहराएगी कि ना कोई। अखिलेश ने दावा किया कि भाजपा चीन के अतिक्रमण को रोकने में असफल रही है और जनता को इस खतरे से सचेत रहने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि अगर ये बातें ड्रोन वालों को समझ नहीं आ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में विराजमान बुलडोजर वाले प्रवासी जी ही ये सच्चाई समझकर जवाब दे दें कि चीन द्वारा हमारी कितनी जमीन हड़प ली गई है, क्योंकि उनका मूल निवास स्थान भी तो चीनी कब्जे का शिकार हुआ है। भाजपाई बस देश का क्षेत्रफल बता दें, मतलब ये बता दें कि भाजपा सरकार के आने के समय देश की कुल भूमि जितनी थी अब भी उतनी ही है या अब चीनी कब्जे के बाद घट गई है। दिल्ली वाले ना सही तो लखनऊ वाले पलायन स्पेशलिस्ट ही बता दें कि हमारी कितनी भूमि का पलायन हो गया है। वैसे जनता ये बखूबी समझती है कि भूमि का पलायन थोड़े ना होता है जो वो चलकर कहीं चली गई होगी। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा के पूर्व एमएलए के रूप में अपनी पेंशन बहाल करने के लिए पुनः आवेदन दिया है। 74 वर्षीय धनखड़ 1993 से 1998 तक किशनगढ़ से कांग्रेस विधायक रहे और अब उन्हें मासिक 42,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इसके अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति के रूप में उन्हें करीब 2 लाख रुपए की मासिक पेंशन भी मिलेगी। धनखड़ 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव अब 9 सितंबर को होना है, इसलिए उन्हें संसद भवन के पास आधिकारिक आवास खाली करना होगा। लेकिन जब तक नया आवास नहीं मिलता तब तक धनखड़ दिल्ली के छतरपुर एनक्लेव में निजी आवास में रहेंगे। उनका राजनीतिक सफर लंबा रहा है। उन्होंने झुंझुनू से लोकसभा सांसद
और राजस्थान में कांग्रेस विधायक के रूप में कार्य किया और 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने और 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा पर अनिश्चितता बनी हुई है। जून में नई दिल्ली ने बताया था कि ट्रंप ने साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इस शिखर सम्मेलन में उनकी भारत यात्रा की कोई योजना नहीं है। भारत और अमेरिका इस दौरे के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमति की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने भारत की रूसी तेल खरीद पर नाराजगी जताते हुए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया और वार्ता रोक दी। अमेरिका ने 25 अगस्त को होने वाली बातचीत के लिए भी टीम भेजने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 17 जून को ट्रंप और मोदी के बीच हुई फोन कॉल के बाद रिश्तों में खटास आई थी। वहीं भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तान के DGMO की पहल पर ही मई में युद्ध विराम हुआ था। सूत्रों के मुताबिक व्हाइट हाउस ने यूरोपीय देशों से भारत पर अमेरिका जैसे ही प्रतिबंध लगाने को कहा है, जिसमें नई दिल्ली से तेल और गैस की खरीद पर पूरी रोक शामिल है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि यूरोप भारत पर द्वितीयक टैरिफ भी लगाए, जैसा कि अमेरिका ने चेतावनी दी थी। भारत पहले से ही रूसी तेल पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का विरोध कर रहा है और पश्चिम पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है, क्योंकि चीन और यूरोप खुद रूस से ऊर्जा खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि भारत रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन युद्ध को परोक्ष रूप से फंड कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि ट्रंप प्रशासन यूरोपीय नेताओं से नाराज है, जो जेलेंस्की पर बेहतर समझौते का दबाव डाल रहे हैं। वहीं इस बीच पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन अगले 2 दिनों में तियानजिन में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चीन के 4 दिवसीय दौरे पर तियानजिन पहुंच गए हैं। पुतिन का यह दौरा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर हुआ है। तियानजिन के पिनहाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुतिन इस दौरे में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और इसके बाद बीजिंग की यात्रा करेंगे। इसके अलावा वह चीन में विजय दिवस परेड में भी शामिल होंगे, जो जापान के साथ हुए युद्ध की 80वीं सालगिरह के अवसर पर आयोजित की जाएगी। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाले इस SCO शिखर सम्मेलन में कई देशों के नेता भाग ले रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ आया है, जब RJD नेता तेजस्वी यादव ने खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया। आरा में हुई रैली में तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्हें नकलची मुख्यमंत्री कहा और जनता से पूछा कि उन्हें असली या डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए। राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उनकी घोषणा के समय मंच पर मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस ने तेजस्वी का खुला समर्थन नहीं किया, जिसे सीट बंटवारे की चिंता से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि 2020 के चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन केवल 19 जीत पाई थी। वहीं अखिलेश यादव ने तेजस्वी को पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि उन्होंने रिकॉर्ड नौकरियां देकर खुद को सक्षम साबित किया है और आगामी चुनाव में उनका नेतृत्व पूरे देश में संदेश देगा। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान लिपुलेख को लेकर आपत्ति जताई है। ओली इस समय शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन पहुंचे हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में ओली ने भारत और चीन के बीच हाल ही में लिपुलेख दर्रे से व्यापार फिर शुरू करने पर हुई सहमति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि लिपुलेख नेपाल का हिस्सा है और इस पर किसी भी समझौते को नेपाल स्वीकार नहीं करेगा। इससे पहले भी नेपाल ने 20 अगस्त को कहा था कि लिम्पियाथुरा, लिपुलेख और काला पानी उसके आधिकारिक नक्शे और संविधान में दर्ज उसके अभिन्न हिस्से हैं। भारत ने नेपाल के इन दावों को अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं बताया। यह मुद्दा नेपाल में बेहद संवेदनशील माना जाता है और 2020 में इसी पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।